नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की सोशल स्टडी में मॉडल क्वेश्चन पेपर दो 2022 सेट 2। इससे पहले हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 पढ़ लिया था जिसमें 40 क्वेश्चन थे। इस वाले मॉडल पेपर में भी 40 क्वेश्चन हैं। 40 के 40 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि 9th क्लास में 5 बुक्स हैं और ये 40 क्वेश्चन सभी 5 बुक्स से लिए गए हैं। इन सब प्रश्नों के साथ साथ इनकी व्याख्या भी है जिससे आपको वास्तव में बहुत सारा लाभ होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और सभी प्रश्न को देखेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार है वॉल स्ट्रीट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। वॉल स्ट्रीट अर्थात न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम द बिग बोर्ड भी है, एक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है जो 11 वॉल स्ट्रीट, लोअर मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में स्थित है। नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के कुछ अन्य बड़े शेयर बाजार हैं। तो प्रश्न तो देखते हैं। प्रश्न तो क्या है? रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जो रूस का शासक होता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको जार कहा जाता था। वहाँ के शासक को जार कहा जाता था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रूस के शासक को जार कहा जाता था जब 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई। उस समय रूस के जार निकोलस द्वितीय शासक था। तो जिस समय रूस के अंदर 1917 में क्रांति हुई, वहाँ उस समय वहाँ का जार कौन था? निकोलस द्वितीय था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। प्रश्न 3, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो जैकोबिन क्लब का नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? जैकोबिन क्लब का सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साइज छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उन सब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। प्रश्न 4 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1914 ईस्वी को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्यों हुआ था, क्या घटनाक्रम घटा था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1 अगस्त 1914 को हुई थी, जब ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्चड्यू फर्डिनेंड आदि अपनी पत्नी के साथ बोस्निया में सराजेवो के दौरे पर थे। वहाँ उनकी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो यह घटनाक्रम घटा था जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं 1930 में रूस की यात्रा पर गए थे। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। वहाँ जाकर क्या किया उन्होंने? 1930 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने रूस की यात्रा की थी। वहाँ उन्होंने जो प्रगति देखी उसे अपनी पुस्तक रूस की मिट्टी, उनकी पुस्तक उनका नाम क्या था? रूस की मिट्टी में लिखा भी है। तो रूस की मिट्टी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक पुस्तक लिखी जिसमें अपनी यात्रा और रूस के बारे में लिखा है। प्रश्न 6 है, भारतीय वन अधिनियम बना था। तो भारतीय वन अधिनियम कब बना था? यह बना था 1865 ईस्वी में। अब और भी इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या है इसमें खास। 1864 में ब्रिटिश अधिकारी फ्रेडरिक ब्रेडिक्स ने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। इसके बाद 1865 में भारतीय वन अधिनियम बना। तो इसमें खास है ये। आगे, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी 1864 ईस्वी को। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? 1864 ईस्वी को।
1864 में ब्रिटिश अधिकारी ब्रैडिस ने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। किसने की थी? ब्रिटिश अधिकारी थे ब्रैडिस। नाम अजीब से हैं, कई बार नहीं बोले जाते। तो क्या है? ब्रैडिस। वाणिज्यिक अथवा नकदी फसल है। तो वाणिज्यिक अथवा नकदी फसलें कौन सी होती हैं? जूट, कपास, गन्ना, उपरोक्त सभी, ये सभी नकदी फसलें हैं। नकदी फसलों के बारे में क्या लिखा है, चलो देख लेते हैं। वैसी फसल जिसका उत्पादन का लक्ष्य से बिक्री करना होता है, उन फसलों को नकदी फसल कहा जाता है। इसे व्यावसायिक फसल भी कहते हैं। ऐसी सभी फसलें जिनको हम सीधा खेत से ही बेच देते हैं काटकर, वो जिनके हमें नगद धन भी प्राप्त होता है, उन सबको नकदी फसल कहते हैं। प्रश्न 9 है, हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण किया सितंबर 1939 ईस्वी में। जो हिटलर की सेनाएं हैं उन्होंने पोलैंड पर सितंबर 1939 ईस्वी को आक्रमण किया। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की सेनाओं ने ये आक्रमण बिना किसी पूर्व चेतावनी के किया था। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो एक प्रश्न और मिल गया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई और किस घटना के कारण हुई? तो कब हुई? 1 सितंबर 1939 को जब पोलैंड पर आक्रमण हुआ, तो इस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। प्रश्न 10 है, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो सिद्धू और कान्हू दोनों ही किसके नेता थे? संथाल विद्रोह। जो संथाल विद्रोह था उसके थे। इसके बारे में और भी अधिक जानकारी ले लेते हैं। व्याख्या, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध 1855 ईस्वी में तत्कालीन बिहार, वर्तमान झारखंड के संथाल परगना में सिद्धू कान्हू द्वारा संथाल विद्रोह का आगाज किया गया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन मुक्ति आंदोलन के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये बहुत दिनों तक चलने वाला आंदोलन था वैसे तो। प्रश्न 11 देखते हैं, दक्कन टेप में के नाम से जाना जाता है। तो दक्कन टेप के नाम से जाना जाता है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है? दक्षिण भारत में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के एक क्षेत्र को दक्कन टेप के नाम से जाना जाता है। दक्कन टेप मूलतः ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न हुआ है, जिस कारण इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यह ज्वालामुखी से बना है। प्रश्न 12 है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 पूर्वी ईस्ट। ये सबसे पूर्वी देशांतर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी तक स्थित है। प्रश्न 13 है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो यह दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं उत्तराखंड के, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं और यहाँ से इन दोनों का संयुक्त नाम गंगा हो जाता है। चलो व्याख्या देख लेते हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें मिलती है। इसके बाद से यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। प्रश्न 14 है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती उसको देख लेते हैं। इनमें से कर्क रेखा जो है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, वो 8 राज्य कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह ये 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है।
प्रश्न 15 है, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा नीति कब बनी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा नीति बनी सन 2000 में। कब बनी? 2000 में बनी। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है इसमें। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई, जिसमें किशोर किशोरियों हेतु कई तरह के स्वास्थ्य से संबंधित सुधार किए गए। हालांकि भारत में पहली जनसंख्या नीति 1967 में आई। इसके बाद 1981 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। इनको भी याद रखेंगे कि पहली जनसंख्या नीति कब आई थी? 1976 में, और इसमें संशोधन कब हुए? 1981 में, अर्थात 1981 में। महोगनी किस वन की प्रमुख वनस्पति है? महोगनी एक वृक्ष है। यह किस वन की प्रमुख वनस्पति है? तो यह है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की यह वनस्पति है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इन बातों में पाए जाने वाले, बातों में गलत लिखा है, इन भागों में होगा, पाए जाने वाली, थोड़ा सा मिस्टेक है, लकड़ियां व्यापारिक महत्व की होती हैं। आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना इस प्रकार के वन के प्रमुख वृक्ष हैं। तो इसको सही से कर लेंगे। इसकी व्याख्या में थोड़ी सी शब्दों का कुछ गड़बड़ हुआ। प्रश्न 17 है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुई है। अब इसके बारे में व्याख्या देखते हैं क्या है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा का शब्द मौसम से हुआ है। अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी ने भारतीय मानसून का उत्तम विवरण प्रस्तुत किया है। प्रश्न 18 है, काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है? तो काल बैसाखी का संबंध जो है वह है पश्चिम बंगाल से। किस राज्य से है काल बैसाखी का संबंध? पश्चिम बंगाल से। और बैसाखी का संबंध किससे है? पंजाब से। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर भारत में मई के महीने में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाले मूसलाधार वर्षा होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि अर्थात ओलावृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो जो पंजाब में होता है बैसाखी वो पर्व होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? एक वर्षा का प्रकार है। प्रश्न 19 है, इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया? इंदिरा बिंदु कई बार इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। तो यह किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया? तो हो गया 2004 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2004 में आए भयंकर सुनामी के कारण भारत का सबसे बड़ा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया। ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल। सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल और दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट। 20वां क्वेश्चन है, भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है। ये 933 था, लेकिन अब 2011 की जनगणना के अनुसार ये बदल गया है। उसको देख लेंगे एक बार। ये 964 कितना, हाँ लगभग 964 है शायद। एक बार देख लेंगे इसको। व्याख्या है इसकी। हर 10 वर्ष पर भारत में जनगणना होती है। भारत में अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 933 है। 933 2011 के, 2001 के ऊपर तो 2001 दिया है। एक बार इस प्रश्न को देख लेंगे। 946 होना चाहिए, 64 या 46 ऐसा होना चाहिए। एक बार इसको देखेंगे, मैं देखूंगा और बाद में इसको ठीक करा दूंगा अगर इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ है। ये 933 जो है 2001 की जनगणना के अनुसार होना चाहिए।
प्रश्न 21 है, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी भारतीय संविधान के लिए। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। इसकी व्याख्या है, भारत में राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान होता है। वह बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है। दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो दूसरी पिछड़ी जाति आयोग बना था जो, उसकी अध्यक्षता की वीपी मंडल ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की स्थापना की। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें क्या क्या हुआ। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 1 जनवरी 1979 को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया। इस आयोग को मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि ओबीसी की जनसंख्या, जिसमें हिंदू और गैर हिंदू दोनों शामिल है, लगभग 52% है। कितनी है? लगभग 52% है। तो कब हुई ये? 1 जनवरी 1979 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और इसकी रिपोर्ट 1980 को किसने दी? जो इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसी को मंडल आयोग इसलिए कहा जाता है। प्रश्न 24 है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये तो सबको पता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रश्न 25 देखते हैं, संविधान कब बना? संविधान कब बना? तो संविधान जब बनकर पूरा हो गया तो वह तिथि थी 26 जनवरी 1949। 26 जनवरी 1949 को संविधान का कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। कुछ संविधान के भाग जो हैं ये पहले से ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूरी तरह से जो संविधान लागू किया गया वह 26 जनवरी 1950 को किया गया। और बनकर तैयार कब हुआ? जब संविधान सभा को जब ये संविधान पूरा दे दिया गया, वो कौन सी तिथि थी? 26 जनवरी 1949 को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? तो भारतीय नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता का रक्षक भारत की न्यायपालिका है। न्यायपालिका के साथ ही सबको न्याय मिलता है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता के रक्षक न्यायपालिका को माना जाता है, क्योंकि अंतिम रूप से न्यायपालिका ही संविधान के अनुरूप कार्यों की देखरेख करता है। प्रश्न आगे है 27वां, पालमपुर में कृषि खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित थे या है? तो 75% लोग आश्रित हैं पालमपुर में। पालमपुर गांव में जनसंख्या का लगभग 75% भाग कृषि कार्यों में संलग्न है। इसके अलावा गैर कृषि कार्यों में विनिर्माण, डेयरी, परिवहन प्रमुख क्रियाकलाप हैं। ये पालमपुर की कहानी नामक अध्याय से प्रश्न आया है। प्रश्न 28 है, एक देश की श्रम शक्ति क्या है? तो एक देश की जो श्रम शक्ति है वह 15 से 59 वर्ष है। 15 वर्ष से शुरू होती है और 59 वर्ष तक इसको माना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। 15 से 59 वर्ष की आयु श्रम शक्ति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यही आयु वर्ग परिवार के भरण पोषण के लिए कार्य करता है। प्रश्न 29 है,
हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति कृषि के लिए की गई क्रांति थी। कृषि में विकास के लिए क्रांति आई थी और इसमें बहुत सारे काम हुए थे। चलो व्याख्या देख लेते हैं। हरित क्रांति का अर्थ कृषि में विकास है। भारत में 1960 के दशक में गेहूं और चावल के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति के रूप में जाना गया। वर्तमान समय हरित क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत हरित क्रांति के कारण आत्मनिर्भर बन चुका है। प्रश्न 30 है, जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने प्रतिनिधियों के पास होती है, तो उस शासन प्रणाली को कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। इसकी व्याख्या देखते हैं। लोकतंत्र लोगों का शासन से होता है। इसमें लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसलिए इसमें अंतिम निर्णय लेने की शक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। प्रश्न 31 है, वह देश जहां सन 1958-61 के दौरान बड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयानक अकाल था। जो अकाल पड़ा विश्व का सबसे बड़ा था, भयानक अकाल था, तो वह है चीन। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें क्या है? विश्व इतिहास का भीषण अकाल 1958 से 1961 के बीच चीन में खराब मौसम, गलत सरकारी नीतियों के चलते अब तक का सबसे भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल से अकालजन्य बीमारियों से तकरीबन 15 करोड़ लोगों की मौत हुई। कितने लोग मर गए इसके कारण? 15 करोड़। प्रश्न 32 है, वर्ष 2011 में भारत में निर्धन लोग कितने थे? तो वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार भारत में 27 करोड़ लोग निर्धन थे, जो गरीबी के श्रेणी में आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 27 करोड़ लोग निर्धनता रेखा के नीचे निवास करते हैं। यह भारत के कुल जनसंख्या का 22.2% था। प्रश्न 33, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई। अभी हमने पीछे पढ़ा था। इसकी व्याख्या देखते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत आज़ादी के बाद 1960 के दशक में शुरू हुई, जिसके कारण 1966-67 में गेहूं और चावल के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। भारत अब अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। प्रश्न 34 है, रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है? तो रायगंज जो है पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भी पालमपुर की कहानी नामक अध्याय से ही आया है। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रश्न 35 है, जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया वे देश बने विकसित देश। उन देशों को क्या कहते हैं? विकसित देश, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े काम किए। इसकी व्याख्या देखते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश से विकसित देश बना जा सकता है। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश कर विकसित राष्ट्र हैं। प्रश्न 36 है, 2-3 प्रश्न हो रहे हैं। भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में कितनी है? तो भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में कितनी रखी गई है? 2100 कैलोरी। कितनी आवश्यक है? 2100 कैलोरी। और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी 2400 कैलोरी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी है। प्रश्न 37 है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति मानव पूंजी के महत्व को रेखांकित करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति का श्रेय मानव संसाधन को दिया जाता है। 38 क्वेश्चन है, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो पालमपुर में विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं पालमपुर से। तो व्याख्या देखते हैं। पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के 450 परिवार निवास करते हैं।
जिनमें 80 परिवार उच्च जाति के हैं जबकि 1/3 अनुसूचित जाति से संबंधित है। 39 क्वेश्चन है, गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को कितनी अवधि के लिए अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है, जो कि कानून के अनुसार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अवधि से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार प्रदान करता है। तो लास्ट प्रश्न है, इसको देखते हैं। 40वां क्वेश्चन, सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। व्याख्या, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री में कार्यपालिका की सारी शक्तियां होती हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव राजनीतिक पार्टियों या गठबंधन के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से संसद में बहुमत प्राप्त करने से होता है। तो ये 40 प्रश्न हैं, इनको आप पढ़िए। वास्तव में ये प्रश्न आपको बहुत सहायक होंगे। तो इसके बाद हम और प्रश्न पढ़ेंगे। सभी वीडियो को आप देखते रहिए। नमस्कार।